स्टार्ट करते हैं आज ही जल्दी जल्दी। करते हैं आज ही जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग कीर्ति। गुड इवनिंग कल्पना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने लेक्चर स्टार्ट किया था द प्यूरिटन एंड रेस्टोरेशन एज पोइट्री। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, हमने सिर्फ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था, इसका इंट्रोडक्शन हमने दिया था, इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को पढ़ा था कि इसमें रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चला था प्यूरिटन्स के बीच में और कैथोलिक्स के बीच में, पॉलिटिकल टर्मोइल, चार्ल्स फर्स्ट अपनी गद्दी बचाने के लिए लड़ रहे थे पार्लियामेंट्री फोर्सेस से, कॉमनवेल्थ पीरियड के बारे में बात हुई थी जब 11 साल ओलिवर क्रॉमवेल गद्दी पर बैठे रहे। ठीक है, उसके लिटरेचर और पोइट्री की बात हुई थी कि इसमें रिलीजियस पोइट्री लिखी जा रही थी, पॉलिटिकल पोइट्री लिखी जा रही थी और कुछ कैवलियर पोइट्री सामने आई थी हमारे। इसके इन्फ्लुएंस और इसकी लेगेसी का जिक्र हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ द पोएट्स ऑफ द प्यूरिटन एज। प्यूरिटन एज के कवियों का क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण हमें पढ़ना है। तो यूजुअली हम जो प्यूरिटन एज के पोएट्स होते हैं उनको हम 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला स्पेंसेरियन पोएट्स होते हैं, दूसरे कैवलियर पोएट्स होते हैं और तीसरे मेटाफिजिकल पोएट्स होते हैं। अब हम इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पेंसेरियन पोएट्स। कौन होते हैं स्पेंसेरियन पोएट्स, क्या काम है इन लोगों का, सुनिए। द टर्म स्पेंसेरियन पोएट्स, ये जो टर्म है स्पेंसेरियन पोएट्स, रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पोएट्स, ये कवियों के उस समूह को कहते हैं who were influenced by the works and poetic style of एडमंड स्पेंसर, जो लोग प्रभावित थे एडमंड स्पेंसर की रचनाओं और उनके पोएटिक स्टाइल से, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट्स थे इंग्लिश रेनेसांस के। तो एडमंड स्पेंसर से प्रभावित कवियों के समूह को स्पेंसेरियन कवि कहा गया। स्पेंसर्स इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड प्राइमरीली थ्रू हिज मैग्नस ओपस। स्पेंसर का जो प्रभाव पड़ा वो उनके मैग्नस ओपस से ज़्यादा था। द फेरी क्वीन जो उन्होंने लिखी थी, जिसका जिक्र हमने पिछली क्लास में किया था आप लोगों से, एज वेल एज अदर वर्क्स। इसके अलावा और भी कई रचनाएं थी जिनका असर इनके ऊपर हुआ था, जैसे कि द शेफर्ड्स कैलेंडर, ठीक है, और ओमेरेटी। द स्पेंसेरियन पोएट्स एडमायर्ड हिज यूज ऑफ एलाबोरेट एलिगरी। स्पेंसेरियन कवियों को पसंद था, वो एडमायर करते थे जिस तरह से एडमंड स्पेंसर ने एलाबोरेटिव एलिगरी का इस्तेमाल अपनी रचनाओं में किया था, इंट्रिकेट वर्स फॉर्म्स का इस्तेमाल किया था और रिच इमेजिनेटिव लैंग्वेज का यूज़ किया था। इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ अब ये कवि करने वाले हैं जो कि स्पेंसेरियन कवि हैं। ठीक है, अब इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेंसेरियन पोइट्री। स्पेंसेरियन पोइट्री के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको अलग बनाती है। पहला है एलिगरी यानी कि जातक कथा। स्पेंसेरियन पोइट्री ऑफन फीचर्स एलिगोरिकल नरेटिव्स। स्पेंसेरियन पोइट्री में प्रायः एलिगोरिकल नरेटिव्स का यूज़ किया जाता है, वेयर कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स सिंबलाइज
जहाँ पर किरदार और घटनाएं सिंबलाइज करती हैं डीपर मोरल, फिलोसफिकल और पॉलिटिकल मीनिंग्स को। इसके अलावा दूसरी चीज़ थी पास्टोरल एलिमेंट्स। स्पेंसरियन पोएट्स जो लिखते हैं उसमें पास्टोरल एलिमेंट होता है, ग्रामीण एलिमेंट तत्व होते हैं उसमें। फॉलोइंग स्पेंसर्स लीड इन द शेफर्ड्स कैलेंडर, जब एडमंड स्पेंसर ने द शेफर्ड्स कैलेंडर लिखा उसकी लीड को फॉलो करते हुए स्पेंसरियन पोएट्स फ्रिक्वेंटली इनकॉर्पोरेटेड, स्पेंसरियन कवियों ने लगातार इनकॉर्पोरेट किया है पास्टोरल थीम्स का। आइडलाइजिंग रूरल लाइफ एंड नेचर, उन्होंने आदर्शवादी जीवन बताया है ग्रामीण जीवन को, ठीक है, उसको आइडलाइज किया है। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो स्पेंसरियन स्टांजा होता है, जो हमने पिछली क्लास में पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, कंसिस्टिंग ऑफ 9 लाइन, जिसमें 9 लाइनें होती हैं, 8 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर की और 9वीं लाइन अलेक्जेंड्राइन होती है 12 सिलेबल वाली। बिकेम अ हॉलमार्क ऑफ देयर पोएट्री, इसी का इस्तेमाल स्पेंसरियन कवियों ने किया और ये इनकी कविताओं का हॉलमार्क बना। फोर्थ है की कैरेक्टरिस्टिक रोमांटिक और शिवेलरिक थीम्स। तो रोमांटिक थीम पर लिखते थे और शिवेलरिक थीम पर लिखते थे। शिवेलरी जानते हैं, बिहेवियर कि औरतों को कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, ठीक है, उसको शिवेलरी बोलते हैं। इंस्पायर्ड बाय द फेरी क्वीन से इंस्पायर होकर एडमंड स्पेंसर की स्पेंसरियन पोएट्स ऑफन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ शिवेलरी। स्पेंसरियन कवि प्रायः शिवेलरी की थीम को एक्सप्लोर किया करते थे, रोमांस को एक्सप्लोर करते थे और हीरोइक क्वेस्ट को एक्सप्लोर करते थे, ठीक है। अब कुछ प्रोमिनेंट नाम हम जान लेते हैं कि कौन स्पेंसरियन कवि की लिस्ट में आता है। सुनिए, पहला मेजर नाम है सर फिलिप सिडनी। इनके मेजर वर्क हैं एस्ट्रोफेल और स्टेला, इसके अलावा द आर्केडिया। इन्फ्लुएंस, ऑल्दो सिडनीज वर्क प्रीडेट्स स्पेंसर्स मेजर पब्लिकेशंस, वैसे तो जो एडमंड स्पेंसर की मेजर रचनाएं थी जैसे कि द फेरी क्वीन, उससे पहले ही फिलिप सिडनी की रचनाएं पब्लिश हुई हैं। द थीम्स ऑफ कोर्टली लव, लेकिन कोर्टली लव की थीम, शिवेलरी, पास्टोरल इमेजरी रेजोनेट विद स्पेंसरियन आइडियल्स, वो स्पेंसरियन आदर्शों को रेजोनेट करते हैं। हिज सोनेट सीक्वेंस एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, इनका जो सोनेट सीक्वेंस है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश सोनेट साइकिल्स, इसने प्रभावित किया था इंग्लिश सोनेट साइकिल्स के डेवलपमेंट को। दूसरा नाम जो है हमारे पास वो है विलियम ब्राउनी, ठीक है। विलियम ब्राउन जो हैं वो स्पेंसरियन पोएट्स में बहुत फेमस हैं। इनके जो मेजर रचनाएं हैं वो है ब्रिटेनियाज पास्टोरल्स करके एक रचना है इनकी, और द शेफर्ड्स पाइप करके एक रचना है। इनका इन्फ्लुएंस क्या है? गुड इवनिंग शिवानी। ब्राउन्स पास्टोरल पोएट्री रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेंसर्स द शेफर्ड्स कैलेंडर। ब्राउन की जो पास्टोरल पोएट्री है वो स्पेंसर ने जो द शेफर्ड्स कैलेंडर लिखी थी उसके इन्फ्लुएंस को दर्शाती है। ही ब्लेंड्स पास्टोरल कन्वेंशंस विद पैट्रियोटिक थीम्स, ये पास्टोरल कन्वेंशंस को, ग्रामीण परंपराओं को पैट्रियोटिक थीम के साथ मिलाते हैं। सेलिब्रेटिंग द इंग्लिश कंट्री साइड, और अंग्रेजी कंट्री साइड जो गांव का जीवन है, गांव है, उसको सेलिब्रेट करते हैं अपनी कविताओं में, ठीक है विलियम। इसके अलावा स्पेंसरियन कवियों में अगला नाम है भैया फाइनिस फ्लेचर। द पर्पल आइलैंड और पिस्केटरी एक्लोग्स, ये इनकी दो फेमस रचनाएं हैं। फ्लेचर्स वर्क इज डीपली एलिगोरिकल, इनकी रचनाएं बहुत एलिगोरिकल होती थी, एकिन टू स्पेंसर्स, बिल्कुल स्पेंसर्स की तरह। द पर्पल आइलैंड यूजेस एक्सटेंडेड मेटाफर, पर्पल आइलैंड जो इनकी रचना है उन्होंने उसमें एक्सटेंडेड मेटाफर का इस्तेमाल किया है टू डिपिक्ट द ह्यूमन बॉडी, इंसानी बॉडी का वर्णन करने के लिए, और सोल का। ड्राइंग ऑन स्पेंसरियन एलिगरी एंड पास्टोरल एलिमेंट्स, इसमें वो स्पेंसरियन एलिगरी और पास्टोरल एलिमेंट्स को ड्रॉ करते हैं। अगला नाम है गाइल्स फ्लेचर द यंगर। मेजर वर्क्स हैं क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रायम्फ। इनका जो इन्फ्लुएंस है, फ्लेचर्स रिलीजियस एलिगरी रिफ्लेक्ट्स स्पेंसर्स इन्फ्लुएंस। फ्लेचर रिलीजियस एलिगरी का इस्तेमाल करते हैं जो स्पेंसर के इन्फ्लुएंस को दर्शाता है, पर्टिकुलरली इन इट्स स्ट्रक्चर एंड थीमेटिक एक्सप्लोरेशन। खास तौर से जिस तरह से वो अपने स्ट्रक्चर को लिखते हैं और जो उनकी थीमेटिक एक्सप्लोरेशन है जिसमें वो वर्च्यू की और वाइस की, गुणों और अवगुणों की बात करते हैं। हिज यूज ऑफ स्पेंसरियन स्टांजा
इनका जो यूज़ है स्पेंसरियन स्टैंजा का और एलिगोरिकल नैरेटिव का वो बहुत ही एविडेंट है। पांचवा नाम है जॉर्ज विदर। इनकी मेजर रचनाओं में शामिल हैं द शेफर्ड्स हंटिंग, एक तो ये, फिर है फेयर वर्च्यू, और फिर है द मिस्ट्रेस ऑफ फ्लिटरेट। इनका इन्फ्लुएंस क्या है? विदर्स पास्टोरल एंड एलिगोरिकल वर्क्स, इनके जो पास्टोरल और एलिगोरिकल वर्क हैं, इको स्पेंसर थीम्स एंड स्टाइल, उसमें गूंज है स्पेंसर की थीम्स एंड स्टाइल की। हिज पोएट्री ऑफन रिफ्लेक्ट्स ऑन पर्सनल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। इनकी कविताओं में आपको हमेशा पर्सनल और पॉलिटिकल इश्यूज मिलेंगे थ्रू द लेंस ऑफ पास्टोरल एलिगरी, पास्टोरल एलिगरी के लेंस से लिखते। ये भी ग्रामीण परिवेश पर ही थे, ठीक है। तो ये थे स्पेंसरियन कवि। इसी एज के जो दूसरे कवि हमारे पास हैं वो हैं कैवेलियर पोएट्स। अब ये कैवेलियर पोएट्स कौन हैं? ये बड़े इन्फ्लुएंशियल थे और ये बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। कौन हैं ये लोग? सुनिए, किन्हें कहते हैं कैवेलियर पोएट्स? कितनी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान से सुनिएगा। द कैवेलियर पोएट्स वर अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोएट्स। कैवेलियर पोएट्स अंग्रेजी कवियों का एक समूह था, एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट, जो राजा चार्ल्स फर्स्ट के दरबार में थे ड्यूरिंग द अर्ली 17th सेंचुरी, अर्ली 17th सेंचुरी में। दे वर नोन फॉर देयर लाइट हार्टेड एंड विटी पोएट्री। ये जाने जाते हैं कि बहुत ही लाइट हार्टेड और विटी पोएट्री लिखा करते थे। ऑफन फोकसिंग ऑन थीम्स ऑफ लव, प्राय इनका फोकस प्यार पर, ऑनर पर, लॉयल्टी पर होता था। कुछ की पॉइंट्स हैं कैवेलियर पोएट्स के बारे में, उनको पढ़ लेते हैं। तो पहला जो की फीचर है वो है थीम्स। द पोएट्री ऑफन सेलिब्रेटेड द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। इनकी कविताओं में जीवन के आनंद, प्यार, ठीक है, और ब्यूटी ऑफ नेचर के ऊपर ये कविता लिखा करते थे। ऑनर एंड लॉयल्टी पर्टिकुलरली टू द किंग, ऑनर और लॉयल्टी खासतौर से राजा के प्रति, वर ऑल्सो कॉमन थीम्स। ये भी कॉमन थीम्स में से एक थी कैवेलियर पोएट्स की। स्टाइल, कैवेलियर पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स स्मूथ एंड पॉलिश्ड स्टाइल। बहुत ही स्मूथ और पॉलिश्ड स्टाइल के लिए जानी जाती है, ठीक है। इट इज़ ऑफन स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी सीधी बातें करते हैं प्रायः, अवॉइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलताओं को अवॉइड करते हैं। एलोबोरेट मेटाफोर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, और बहुत ही एलोबोरेटिव यूज़ करते हैं मेटाफोर्स का मेटाफिजिकल पोएट्री के। फॉर्म, कैवेलियर पोएट्स फ्रिक्वेंटली यूज लिरिकल फॉर्म्स। ये हमेशा लिरिकल फॉर्म का यूज़ करते थे, गीत लिखा करते थे मोस्टली, सच एज द सॉन्ग एंड द सोनेट। एंड देयर वर्क ऑफन इंक्लूड्स अ सेंस ऑफ कार्पे डाइम, ठीक है। इनकी रचनाओं में एक सेंस होता था कार्पे डाइम का, यानी कि सीज द डे का, कि बस आज की बात करनी है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ते थे, उसके ऊपर कविताएं लिखते थे, ठीक है। उस तरह की फॉर्म का यूज़ करते थे। कुछ प्रोमिनेंट कैवेलियर पोएट्स हमारे सामने हैं। कौन कौन है? इनके नाम याद रखिएगा भाई सबके, ठीक है। पहले हैं रॉबर्ट हैरिक, नोन फॉर हिज कार्पे डाइम पोएम्स। ये अपने कार्पे डाइम पोएम्स के लिए जाने जाते हैं। अब आपको अगर कार्पे डाइम पता है क्या, उसका कमेंट करके बताइए, क्या आपको इस शब्द का मतलब पता है क्या, क्योंकि ये भी एक्चुअली वो है, PYQ है। क्या आप इसे जानते हैं? Carpe diem. नहीं जानते तो इसकी डेफिनेशन जो है ना, हम आपको कमेंट बॉक्स में भेजे और पढ़ के भी सुना देते हैं, ठीक है। तो ये एक दर्शन है, ठीक है। कार्पे डाइम एक दर्शन है। इसमें क्या होता है कि किसी से ये अर्ज किया जाता है कि वो प्रेजेंट में जिए, आज की सोचे बस कि आज क्या होगा, फ्यूचर की चिंता वो कम करे, उसे बोलते हैं कार्पे डाइम। इसलिए हमने ब्रैकेट में ऊपर नोट्स में लिखा था सीज ऑफ द डे, ठीक है। सीज द डे कि बस आज की सोचिए, ठीक है, आपको फ्यूचर की नहीं सोचनी है। तो ये उसी तरह की कविताएं लिखा करते थे, यही उनकी एक थीम भी थी। तो रॉबर्ट हैरिक अपने कार्पे डाइम के लिए जाने जाते हैं। हैरिक्स वर्क ऑफन रिफ्लेक्ट्स अ लव फॉर द सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ। ये प्राय ऐसी कविताएं लिखा करते थे कि जो प्लेजर्स ऑफ लाइफ हैं, रोज़मर्रा के जो प्लेजर्स हैं, उनसे प्यार को दर्शाते थे। इस फेमस पोएम, इनकी कुछ फेमस पोएम हैं, जिसमें से एक फेमस है टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम, एडवाइजेज रीडर्स टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर यूथ।
उसमें ये एडवाइस करते हैं कि अपनी जवानी का भरपूर फ़ायदा उठाइए। इसके बाद रिचर्ड लवलेस हैं। लवलेस इज़ नोन फॉर हिज पोएम, ये अपनी एक बहुत फेमस कविता के लिए जाने जाते हैं, टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन। इसके अलावा टू लुकास्टा गोइंग टू द वॉर्स विच रिफ्लेक्ट थीम्स ऑफ ऑनर एंड लॉयल्टी, इसमें ये ऑनर और लॉयल्टी के ऊपर लिखी है कविता इन्होंने। थॉमस कैर्यू हैं, इनको डिटेल से ही पढ़ेंगे आगे हम थॉमस कैर्यू को। कैर्यूज पोएट्री कंबाइंस सेंशुअसनेस विद एलिगेंस, इनकी कविताओं में सेंशुअसनेस है एक, उसके साथ एलिगेंस भी है। लेकिन हिज पोएम अ सॉन्ग, इनकी एक पोएम है अ सॉन्ग, एक गीत, ये पोएम का नाम है, ठीक है, इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हिज लिरिकल स्टाइल, ये एक गुड एग्जाम्पल है उनके लिरिकल स्टाइल का। सर जॉन सकलिंग हैं एक आदमी। सकलिंग्स वर्क इज नोन फॉर इट्स विट एंड चार्म, सकलिंग की रचनाएं उनके विट और चार्म के लिए जानी जाती हैं। हिज पोएम, इनकी एक पोएम है बहुत फेमस, वाई सो पेल एंड व्हेन फॉन्ड लवर, इज अ नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ हिज प्लेफुल स्टाइल, ये एक नोटेबल एग्जाम्पल है कि ये बहुत ही प्लेफुल स्टाइल में लिखा करते थे। अब इसका कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि ये कैवलियर पोएट्स हैं, ये दरबार में बैठा करते थे चार्ल्स फर्स्ट के साथ। टाइम पीरियड इनका, कैवलियर पोएट्स वर एक्टिव ड्यूरिंग द राइन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, ये चार्ल्स फर्स्ट के राइन में बहुत एक्टिव थे 1625 से 1649 के बीच में। अ टाइम ऑफ पॉलिटिकल टेंशन, ये पॉलिटिकल टेंशन का समय था, चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ विद्रोह बढ़ रहा था, है ना, दैट इवेंचुअली लेड टू द इंग्लिश सिविल वॉर, और आखिरकार ये इतना बढ़ा कि सिविल वॉर हुआ, चार्ल्स फर्स्ट को गद्दे से उतारा गया, मारा गया, ठीक है, ओलिवर क्रॉमवेल सरकार में आए। रॉयलिस्ट सपोर्ट, दे वर स्टॉन्च सपोर्टर्स ऑफ द किंग, ये कट्टर समर्थक थे राजा के और रॉयलिस्ट कॉज के। इन्हें लगता था कि देश में पार्लियामेंट नहीं होनी चाहिए, उसके पास इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए जो ओलिवर क्रॉमवेल के लोगों को लगता था, विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन देयर पोएट्री, और ये आप इनकी पोएट्री में देख सकते हैं ये बात। दिस एलिजेंस ऑफन कंट्रास्ट विद द मोर क्रिटिकल स्टांस ऑफ प्यूरिटन्स, ये जो एलिजेंस थी, इनकी जो निष्ठा थी, वो प्रायः आपको कंट्रास्ट में मिलेगी, विरोधाभास में मिलेगी, क्योंकि इनकी दूसरी तरफ प्यूरिटन्स थे, ठीक है, और पार्लियामेंटेरियंस थे, वो इनके बिल्कुल विपरीत थे। प्यूरिटन्स और पार्लियामेंटेरियंस राजशाही के खिलाफ थे, ये राजशाही के समर्थक थे कैवलियर पोएट्स। कैवलियर पोएट्स का एक लिटरेरी इन्फ्लुएंस है, एक साहित्यिक प्रभाव है, वो क्या है वो सुनिएगा। द कैवलियर पोएट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लासिकल लैटिन पोएट्री, कैवलियर पोएट्स इन्फ्लुएंस थे खुद क्लासिकल लैटिन पोएट्री से, एज वेल एज द वर्क्स ऑफ अर्लियर इंग्लिश पोएट्स, और शुरुआती इंग्लिश कवियों से, जैसे कि बेन जॉनसन से। देयर एम्फेसिस ऑन एलिगेंस, इनका जो एम्फेसिस था कि हम एलिगेंट लिखेंगे, विट का ध्यान रखेंगे, लिरिकल ब्यूटी का ध्यान रखते थे, हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश पोएट्री, इन सब का एक लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा है इंग्लिश पोएट्री पर, इन्फ्लुएंसिंग लेटर पोएट्स इन लिटरेरी मूवमेंट्स, और इन्होंने जो आने वाले कवि हैं और जो आगे आने वाले लिटरेरी मूवमेंट्स हैं उन पर इनका प्रभाव हुआ है। द कैवलियर पोएट्स कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर, कैवलियर पोएट्स का जो कंट्रीब्यूशन अंग्रेजी साहित्य को लाइज इन देयर सेलिब्रेशन ऑफ द कोर्टली वैल्यूज ऑफ देयर टाइम, वो मिलता है कि वो बहुत सेलिब्रेट करते थे जो कोर्टली वैल्यूज होती थी उस जमाने की, दरबार की जो वैल्यूज होती थी। देयर पॉलिश्ड पोएटिक स्टाइल, बहुत ही पॉलिश्ड पोएटिक स्टाइल में लिखते थे, एंड देयर एंड्योरिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स, और बहुत ज़्यादा अलग अलग थीम्स को एक्सप्लोर करते थे, दैट कंटिन्यू टू रेजोनेट विद रीडर्स, जो रीडर्स रेजोनेट करते थे, जिसके साथ रीडर्स को लगता था हाँ ये हमारे मतलब का कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। राधे कृष्ण अर्जुन। तीसरा जो समूह है कवियों का प्यूरिटन एज में, वो है मेटाफिजिकल पोएट्स। अब ये मेटाफिजिकल पोएट्स कौन होते हैं और ये क्या करते हैं, इनके बारे में सुनिएगा। मेटाफिजिकल पोएट्स वर अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोएट्स, मेटाफिजिकल पोएट्स अंग्रेजी कवियों का एक समूह था अर्ली 17th सेंचुरी में, नोन फॉर देयर कॉम्प्लेक्स इमेजरी, ये जाने जाते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमेजरी का इस्तेमाल करते थे, बहुत ही इंटेलेक्चुअल विट का यूज़ करते थे, बौद्धिक लिखते थे, और यूज़ ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट्स, और मेटाफिजिकल कंसीट्स का इस्तेमाल करते थे, एक्सटेंडेड मेटाफर्स का, दैट क्रिएट अ स्ट्राइकिंग एंड समटाइम्स पैराडॉक्सिकल रिलेशनशिप, जिससे वो क्रिएट करते थे कि स्ट्राइकिंग और कभी कभार बहुत ही विरोधाभासी रिलेशनशिप बिटवीन सीमिंगली अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेंटर है, ठीक है, और उसका एक रिश्ता हथौड़े के साथ बता देंगे, पेंटर का कोई रिश्ता हथौड़े से नहीं है। अगर पेंटर का रिश्ता पेंटिंग से बताते,
ब्रश से बताते तो समझ में आता, उसको हथौड़े से रेजोनेट वो करेंगे, एसोसिएट। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमेजरी में लिखा करते थे, इंटेलेक्चुअल विट का इस्तेमाल करते थे और कंसीट्स का इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब क्या है, एक्सटेंडेड मेटाफर्स का यूज़ करते थे, अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन करते थे। हियर आर सम की पॉइंट्स अबाउट मेटाफिजिकल पोएट्स। कुछ की पॉइंट्स हैं मेटाफिजिकल पोएट्स को लेकर, वो सुनिएगा। बियॉन्ड द नेचर, यस रूबी। मेटाफिजिकल कंसीट्स, पहली बात, दीज आर एलेबोरेट एंड इंजीनियस कंपैरिजंस। ये बहुत ही एलेबोरेटिव और इंजीनियस कंपैरिजन होते थे दैट लिंक डिस्पैरेट आइडियाज और ऑब्जेक्ट, जिसमें बहुत ही डिस्पैरेट आइडियाज एंड ऑब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता था जिनका कोई सर और पैर नहीं है। एग्जाम्पल, जॉन डन कंपैरिजन करते हैं दो लवर्स का, ठीक है, टू द टू लेग्स ऑफ अ कंपास। कंपास के दो लेग्स का प्रकार होता है ऐसा, एक ऐसे होता है, ऐसे लेकर गोला खींचते हैं। इन दोनों लेग्स का कंपैरिजन दो लवर्स से करते हैं। बताइए, कोई रिश्ता नहीं है दोनों के बीच में, लेकिन करते हैं। ठीक है, वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग माउंडिंग नाम की कविता में। ठीक है, इसे कहते हैं मेटाफिजिकल कंसीट्स। इंटेलेक्चुअल प्लेफुलनेस दूसरा की कैरेक्टरिस्टिक है मेटाफिजिकल पोएट्री का। द पोएट्री ऑफन एंगेजेस इन इंटेलेक्चुअल डिबेट्स। इनकी पोएट्री में इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होती हैं, बौद्धिक बहस होती हैं, फिलोसफिकल स्पेकुलेशन होता है, डीप एक्सप्लोरेशन होता है थीम्स का, जैसे कि प्यार, रिलीजन और एग्जिस्टेंस। इसके अलावा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है पैराडॉक्स और आयरनी। इनकी कविताओं में आपको एक विरोधाभास और एक विडंबना देखने को मिलती है। मेटाफिजिकल पोएट्स फ्रिक्वेंटली यूज पैराडॉक्स एंड आयरनी। मेटाफिजिकल कवि फ्रिक्वेंटली पैराडॉक्स और आयरनी का इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स थीम्स को एक्सप्लोर करने के लिए, इमोशंस को एक्सप्लोर करने के लिए, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ टेंशन। इससे वो एक सेंस ऑफ टेंशन क्रिएट करते हैं और सरप्राइज क्रिएट करते हैं अपनी कविताओं में। फोर्थ जो कि कैरेक्टरिस्टिक है इन लोगों का, वो है कॉलेक्चुअल लैंग्वेज का यूज करना, आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल। डिस्पाइट देयर इंटेलेक्चुअल रिगॉर, बावजूद इसके कि बहुत बौद्धिक रिगॉर का इस्तेमाल करते हैं, मेटाफिजिकल पोएट्स ऑफन यूज्ड एवरीडे स्पीच। लेकिन वो एवरीडे स्पीच का इस्तेमाल करते थे बहुत ज़्यादा, विच मेड देयर वर्क मोर एक्सेसिबल एंड विविड। इसी वजह से इनकी रचनाएं ज़्यादा एक्सेसिबल हुई, ज़्यादा लोगों ने पढ़ी और ज़्यादा विविधताओं से भरी हुई नजर आई। रिदम और मीटर, दे एक्सपेरिमेंटेड विद इरेगुलर रिदम्स। इन्होंने कई एक्सपेरिमेंट करे इरेगुलर रिदम्स के, मीटर्स के, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द स्मूथ रेगुलर पैटर्न्स ऑफ अर्लियर पोइट्री। ये दूर भागे, इन्होंने तोड़े हैं नियम, स्मूथ और रेगुलर पैटर्न्स जो थे अर्लियर पोइट्री के। कुछ भी लिखा है इन्होंने, कैसे भी रेगुलर रिदम्स एंड मीटर्स का यूज़ किया है। आप कुछ मेजर पोएट्स हैं इस दौर के, पहले हैं जॉन डन। जॉन डन बहुत इंपॉर्टेंट पोएट हैं मेटाफिजिकल पोएट्री के, और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे नीचे। ऑफन कंसीडर द लीडिंग फिगर, इनको हम लीडिंग फिगर मानते हैं अमंग द मेटाफिजिकल पोएट्स में। हिज वर्क इंक्लूड्स बोथ लव पोएम्स, इनकी रचनाओं में लव पोएम्स भी शामिल हैं, रिलीजियस वर्स भी शामिल हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय हिज यूज ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट्स, इसमें वो यूज़ करते थे मेटाफिजिकल कंसीट्स का, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स का और इंट्रिकेट आर्ग्यूमेंट्स का। दूसरे आदमी है जॉर्ज हर्बर्ट, नोन फॉर हिज रिलीजियस पोइट्री। ये अपनी रिलीजियस पोइट्री के लिए जाने जाते हैं। हर्बर्ट्स वर्क ऑफन रिफ्लेक्ट्स हिज डीप स्पिरिचुअलिटी। इनकी रचनाएं दिखाती हैं कितना आध्यात्मिक था ये आदमी और कितना डिवोटेड था। हिज कलेक्शन, इनका एक कलेक्शन है कविताओं का, द टेम्पल, इज पर्टिकुलरली फेमस। वो बहुत फेमस है जॉर्ज हर्बर्ट का। एंड्रयू मार्वल हैं एक, अ पोएट एंड पॉलिटिशियन, एक नेता और एक कवि। मार्वल्स वर्क इंक्लूड्स, मार्वल की रचनाओं में शामिल हैं टू हिज कॉय मिस्ट्रेस करके एक कविता, विच कंबाइंस कार्पेडाइम थीम्स। इसमें कार्पेडाइम थीम कंबाइन है वॉर मेटाफिजिकल विट के साथ में। हेनरी वॉगन है, हिज पोएट्री ऑफन एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड द स्पिरिचुअल। इनकी कविताओं में भौतिक और आध्यात्मिक चीज़ों को जोड़कर थीम्स बनाई जाती थी। ड्राइंग ऑन हिज एक्सपीरियंसेस, अपने खुद के अनुभव इस्तेमाल करते थे और डीप क्रिश्चियन फेथ का यूज़ करते थे, उसके बारे में लिखा करते थे। गुड इवनिंग रोली। इसके अलावा जो फिफ्थ आदमी है हमारे पास, वो है रिचर्ड क्रैशो, नोन फॉर हिज इंटेंस रिलीजियस पोएट्री। बहुत ही गंभीर धार्मिक कविताएं लिखते थे। क्रैशोज वर्क ऑफन एग्जिबिट्स बोरेक एक्सुबरेंस एंड इमोशनल फर्वर। इनकी रचनाओं में आपको बैरोक एक्सुबरेंस मिलेगा, बहुत सजावटी
एक बरक हमने एक शैली का जिक्र किया था आपसे पिछली कुछ क्लास में, उसका इस्तेमाल करते थे और इमोशनल फर्वर होता था उसमें, बहुत ही इमोशनल लिखा करते थे। अब मेटाफिज़िकल कवियों का और मेटाफिज़िकल कविताओं का क्या इन्फ्लुएंस रहा है वो सुन लेते हैं। Metaphysical poets were initially criticized for their perceived obscurity and intellectualism. Metaphysical poets initially criticize किए गए कि वो बहुत ही obscure लिखते थे, धुंधला, समझ नहीं आ रहा है, और बहुत ज़्यादा intellectualism का यूज़ कर रहे हैं। But their reputation improved, लेकिन इनकी इज्जत धीरे धीरे improve हुई significantly in the 20th century में, thanks to the efforts of literary critics। और इसमें एफर्ट है एक आदमी का, टी एस इलियट का, उन्होंने इनकी कीमत को समझाया, ठीक है, लिखकर क्रिटिसिज्म। टुडे दे आर सेलिब्रेटेड फॉर देयर इनोवेटिव अप्रोच, आज हम इन्हें सेलिब्रेट करते हैं कि ये बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच के साथ लिखा करते थे। पोइटिक फॉर्म को एक इन्होंने इनोवेटिव अप्रोच के साथ देखा था, एंड द प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, और इनका एक प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन था ह्यूमन एक्सपीरियंस को लेकर, कि इन्होंने ह्यूमन एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया था अपनी कविताओं में। नोटेबल वर्क्स, जॉन डन की नोटेबल वर्क्स में द फ्ली है, वैलेडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग है, और होली सोनेट्स हैं। जॉर्ज हर्बर्ट की द कॉलर, ईस्टर विंग्स और द अल्टर, एंड्रू मार्वेल की टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, द गार्डन और एन होरेशियन ऑड, हेनरी वॉगन की द वर्ल्ड, द रिट्रीट और सिलेक्स सेंटिलियंस, और रिचर्ड क्रॉशो की द वीपर, हाइम टू सेंट टेरेसा और स्टेप्स टू द टेम्पल। ठीक है, ये सब इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है हर हाल में। राधे कृष्णा सृष्टि। ठीक है, अब थॉमस कैर्यू पढ़ा हमने ऊपर, अब थॉमस कैर्यू को हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम अब कुछ कवियों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस दौर के, सुनिएगा उसको। सबसे पहले हम थॉमस कैर्यू पढ़ेंगे। थॉमस कैर्यू वॉज एन इंग्लिश पोएट, एक इंग्लिश पोएट थे, नोन फॉर हिज सेंशुअस एंड एलिगेंट पोएट्री, जाने जाते हैं अपनी सेंशुअस और एलिगेंट पोएट्री के लिए। ही वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर इन द कोर्ट ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, ये बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर थे चार्ल्स फर्स्ट के कोर्ट में, थे, कैवलियर पोएट्स में बहुत फेमस थे, एंड इज ऑफन एसोसिएटेड विद द कैवलियर पोएट्स। अभी ऊपर पढ़कर आए इनका नाम है, ये कैवलियर पोएट्स का हिस्सा है, एक ग्रुप नोन फॉर देयर कार्पे डाइम थीम्स एंड सेलिब्रेशन ऑफ ब्यूटी, लव एंड विट। कैर्यू's पोएट्री ऑफन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ लव, कैर्यू की पोएट्री में ऑफन एक्सप्लोर किया जाता है थीम्स को, प्यार, डिज़ायर एंड द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ, और लाइफ का जो वो फ्लीटिंग नेचर है कि क्षणभंगुर, ठीक है, फ्लीटिंग नेचर का मतलब पल भर का होता है जीवन। रिफ्लेक्टिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज कंटेम्प्रेरीज, इनकी कविताएं रिफ्लेक्ट करती हैं इन्फ्लुएंस को, इनके जो इनके कंटेम्प्रेरीज हैं, जो इनके समकालीन हैं, जैसे कि जॉन डन और बेन जॉनसन, ठीक है, उनका इन्फ्लुएंस साफ नजर आता है। सम नोटेबल एस्पेक्ट्स ऑफ थॉमस कैर्यूज वर्क इंक्लूड, कुछ नोटेबल एस्पेक्ट हैं थॉमस कैर्यू के, वो देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी रचनाओं के, पहला, एलिगेंस एंड सेंसुअलिटी। कैर्यूज पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स रिफाइंड एंड ग्रेसफुल स्टाइल। कैर्यू की पोएट्री को आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि वो बहुत ही रिफाइंड और ग्रेसफुल स्टाइल में लिखा करते थे। ही ऑफन रोट अबाउट प्लेजर्स ऑफ लव, ये प्रायः प्लेजर्स ऑफ लव, प्लेजर्स ऑफ ब्यूटी, ठीक है, नेचुरल बर्ड की ब्यूटी, इसके बारे में लिखते थे, एक सेंशुअस और इवोकेटिव मैनर में, ठीक है, बहुत ही कामुक तरीके से लिखते थे उसके बारे में। मेटाफिजिकल एलिमेंट्स का भी यूज़ करते थे थोड़ा सा, ऑल्दो प्राइमरली नोन एज अ कैवलियर पोएट, वैसे तो एक कैवलियर पोएट ही है, मेटाफिजिकल पोएट नहीं है। कैर्यूज वर्क ऑल्सो एग्जिबिट्स एलिमेंट्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, लेकिन इनकी रचनाओं में थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, एलिमेंट मेटाफिजिकल पोएट्री का नजर आता था, खास तौर से इन हिज यूज ऑफ कंसीट्स, जब वो कंसीट्स का यूज करते थे, एन एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इमोशनल स्टेट्स, और कई कॉम्प्लेक्स इमोशनल स्टेट्स के ऊपर लिखा करते थे तब। इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल एंड रेनेसांस लिटरेचर, कैर्यू ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम क्लासिकल लिटरेचर, कैर्यू ने एक इंस्पिरेशन ली है क्लासिकल लिटरेचर से, रेनेसांस के जो कवि हैं उनकी रचनाओं से। हिज पोइट्री ऑफन रिफ्लेक्ट्स अ डीप इंगेजमेंट, इनकी पोइट्री ऑफन रिफ्लेक्ट करती है कि ये डीप इंगेजमेंट में रहते थे विद लिटरेरी ट्रेडिशंस के साथ, और मास्टर ऑफ पोइटिक फॉर्म, ये मास्टरी थी
मास्टरी हासिल थी इनको पोएटिक फॉर्म की। नोटेबल वर्क्स इनके, सम ऑफ कैर्यूज मोस्ट फेमस पोएम्स इंक्लूड, कई फेमस पोएम है लेकिन सबसे फेमस पोएम जो है वो है अ रैप्चर करके इनकी एक कविता है, बहुत फेमस। और इसके अलावा टू माई इनकॉन्स्टेंट मिस्ट्रेस है, और एक एनालॉजी अपॉन द डेथ ऑफ डीन ऑफ सेंट पॉल्स, ये है डॉक्टर जॉन डन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है इनकी। दीज वर्स एग्जाम्पलीफाइज लिरिकल स्किल, ये रचनाएं एग्जाम्पल है इनके लिरिकल स्किल की और थीमेटिक प्रीऑक्यूपेशंस की। कोर्ट लाइफ, क्योंकि कैवलियर पोएट थे तो दरबार का हिस्सा थे, दरबार में बैठा करते थे। गुड इवनिंग इकरा, तो वो देख लेते हैं इनका। एज अ कॉर्टियर, क्योंकि एक कॉर्टियर थे कैरोलाइन कोर्ट में, चार्ल्स फर्स्ट के कोर्ट में। हिज पोएम समटाइम्स प्रेज मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, इनकी कविताओं में प्रायः शाही परिवार के मेंबर्स की तारीफें होती थीं, अदर कॉर्टियर्स की तारीफें होती थीं, हाईलाइटनिंग द इंटरप्ले बिटवीन पोएट्री एंड पॉलिटिक्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये दर्शाता है कि इस दौर में पोएट्री और पॉलिटिक्स के बीच में किस तरह से इंटरप्ले हो रहा था। कैर्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश पोएट्री हैव अर्नड हिम अ लास्टिंग प्लेस, कैर्यू का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंग्लिश पोएट्री को, उसने एक लास्टिंग प्लेस दिया है इनको लिटरेरी कैनन में। एंड हिज वर्क कॉन्टिन्यूज टू बी स्टडीड फॉर इट्स स्टाइलिस्टिक ब्यूटी एंड थीमेटिक रिचनेस, और इनकी रचनाओं को अभी भी पढ़ा जा रहा है इनकी स्टाइलिस्टिक ब्यूटी के लिए और थीमेटिक रिचनेस के लिए। ठीक है, ओह थैंक यू अर्जुन एंड वेलकम सृष्टि। ठीक है भैया, चलिए अब थॉमस कैर्यू हुए। अब जॉन डन जो कि मेटाफिजिकल पोएट हैं, ऊपर हमने पढ़ा। जॉन डन बहुत बड़े आदमी हैं भाई, नॉट ओनली इन मेटाफिजिकल पोएट्री बट एक पूरे लिटरेचर में इनका जो योगदान है जॉन डन का वो बहुत बड़ा है। तो जॉन डन के बारे में पढ़ते हैं 1572 से 1631। जॉन डन वॉज बॉर्न इन 1572 इन लंदन। जॉन डन पैदा हुए थे 1572 में लंदन में, इंग्लैंड में, एक रोमन कैथोलिक फैमिली में, एट अ टाइम व्हेन एडरेंस टू कैथोलिसिज्म वाज इलीगल इन इंग्लैंड। ये वो ज़माना था जब कैथोलिसिज्म से जुड़ाव इलीगल हो गया था इंग्लैंड में। ठीक है, पतन पर चलता था कैथोलिक धर्म। हिज फादर ऑल्सो नेम जॉन डन, इनके पिता का नाम भी जॉन डन था, वॉज अ प्रॉस्परस आयरन मॉन्गर, ये एक प्रॉस्परस आयरन मॉन्गर थे। और इनकी जो माँ थी एलिजाबेथ हेवुड वॉज द डॉटर ऑफ जॉन हेवुड, वो जॉन हेवुड की बेटी थी जो कि एक प्ले राइट थे। डन्स फैमिली बैकग्राउंड वॉज नोटेबल फॉर इट्स कनेक्शंस टू प्रोमिनेंट कैथोलिक फिगर्स। फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था तो कई जाने माने कैथोलिक फिगर से इनका जुड़ाव था, इंक्लूडिंग हिज ग्रेट ग्रेट अंकल, जिसमें उनके ग्रेट ग्रेट अंकल थॉमस मोर शामिल थे। एजुकेशन एंड अर्ली करियर, डन वॉज एजुकेटेड एट हार्ट हॉल ऑक्सफोर्ड। डन को शिक्षा दीक्षा मिली हार्ट हॉल नाम के कॉलेज में ऑक्सफोर्ड के, एंड लेटर एट कैम्ब्रिज, बाद में कैम्ब्रिज गए, बट ही डिड नॉट रिसीव डिग्रीज फ्रॉम आइदर इंस्टीट्यूशन। डिग्री कहीं से भी नहीं ली, ड्यू टू हिज रिफ्यूजल टू टेक द ओथ ऑफ सुपरमेसी, क्योंकि इन्होंने ओथ ऑफ सुपरमेसी लेने से मना कर दिया था, विच रिक्वायर्ड एलिजेंस टू द एंजेलिकन चर्च, जिसमें ये रिक्वायर था कि आपको एंजेलिकन चर्च के प्रति निष्ठा जाहिर करनी पड़ेगी डिग्री लेने से पहले। तो कैथोलिक धर्म का पतन हो रहा था, लोग एंजेलिकन धर्म को फॉलो कर रहे थे इस दौर में, तो इन्होंने मना कर दिया कि मैं अपना रिलीजन चेंज नहीं करूंगा, मैं एलिजेंस नहीं ले रहा। He continued his education at the Inns of Court in London. इन्होंने अपनी एजुकेशन जारी रखी Inns of Court नाम के एक स्कूल में लंदन में, जहाँ पर इन्होंने लॉ पढ़ा। अब जॉन डन की रचनाओं के कुछ की एक्सपेक्ट्स, पहला तो यही है कि मेटाफिजिकल पोएट्री लिखते थे। डन इज कंसीडर्ड द लीडिंग फिगर ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्स। डन को माना जाता है लीडिंग फिगर मेटाफिजिकल पोएट्स का। अ ग्रुप नोन फॉर द विटी एंड इन्वेंटिव यूज ऑफ कंसीट्स, ये ग्रुप है जो जाना जाता है अपने विटी और इन्वेंटिव यूज ऑफ कंसीट्स के लिए। हिज पोएम्स ऑफन फीचर सरप्राइजिंग एनालॉजीज, काफ़ी सरप्राइजिंग एनालॉजीज इस्तेमाल करते थे, वही बिना सर पैर का कंपैरिजन, पैराडॉक्सिस का यूज़ करते थे, दैट चैलेंज कन्वेंशनल थिंकिंग, जो पारंपरिक थिंकिंग को चैलेंज करती थी। थीम्स ऑफ लव एंड डिज़ायर, ये प्यार और डिज़ायर की थीम्स पे भी लिखते थे। डन्स लव पोएट्री एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रोमांटिक एंड इरोटिक रिलेशनशिप्स। डन्स की जो लव पोएट्री हैं उसमें जो रोमांटिक और इरोटिक रिलेशनशिप्स की जटिलताएं हैं उनका जिक्र होता था। जैसे कि इनकी कुछ पोएम्स हैं, द फ्ली, पढ़ी होगी आपने एमए में, हमने एमए में पढ़ी थी, जब हमने पहली बार पढ़ी थी इसे द फ्ली को हम पागल हो गए थे इसे पढ़ के, उनको भैया यार कितनी प्यारी पोएम है, इतना अच्छा कौन लिख सकता है। इसके अलावा अ वैलेडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, एग्जाम्प्लीफाई हिज एबिलिटी टू ब्लेंड सेंशुअलिटी,
ये दर्शाती दोनों कविताएं कि इनके पास एक क्षमता थी कि वो सेंसुअलिटी को मिक्स कर सकते थे इंटेलेक्चुअल डेप्थ के साथ। रिलीजियस पोएट्री भी लिखी है इन्होंने। डन्स लेटर वर्क इज डीपली स्पिरिचुअल। जब ये अपने बुढ़ापे की तरफ बढ़े तो ये स्पिरिचुअल हो गए और स्पिरिचुअल पोएट्री लिखी इन्होंने, रिफ्लेक्टिंग हिज कन्वर्जन टू एंजेलिकनिज्म, और इन्होंने आखिरकार कन्वर्ट कर लिए एंजेलिकनिज्म में। ठीक है, जिससे पहले मना किया और डिग्री नहीं ली, बाद में रिलीजन चेंज किया। और इतना ही नहीं, ऑर्डिनेशन एज अ प्रीस्ट बने फिर एंजेलिकन के। द होली सोनेट सीरीज इंक्लूडिंग फेमस पोएम्स लाइक, इनकी एक होली सोनेट्स करके एक सीरीज थी जिसमें पवित्र सोनेट्स लिखी थी इन्होंने। उसमें कई फेमस पोएम शामिल थी जैसे कि दैट बी नॉट प्राउड, बेटर माई हार्ट, 3% गॉड, ग्रैपल्स विथ फेथ। इन कविताओं में फेथ था, सेल्वेशन मुक्ति थी, डिवाइन लव था। इसके अलावा इनोवेटिव फॉर्म एंड स्टाइल। डन्स पोएट्री इज नोन फॉर इट्स रिदमिक एंड मेट्रिकल वैरायटी। डन की पोइट्री जानी जाती है कि बहुत ही रिदमिक होती थी और बहुत ही मेट्रिकल वैरायटी से भरी होती थी। ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द स्मूदर, वो जो स्मूथ से मीटर होते थे, स्मूथ सी रिदम होती थी, उसको तोड़ते थे, ज़्यादा रेगुलर पैटर्न्स को तोड़ते थे, अपने प्रेडिसेसर्स की तरह नहीं लिखते थे। हिज यूज़ ऑफ डायरेक्ट एंड कॉलेक्वल लैंग्वेज, ये डायरेक्ट और आम बोलचाल की भाषा का यूज़ करते थे। कंबाइंड विद ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, बीच बीच में ड्रामेटिक मोनोलॉग का यूज़ करते थे, डायलॉग्स का यूज़ करते थे। गिव्स हिज वर्क अ डिस्टिंक्टिव वॉइस। ये सारी चीज़ें इनकी रचनाओं को अलग बनाती हैं। इसके अलावा हमारे पास हैं सरमन्स इन प्रोज, इनके कुछ। अब वैसे तो एज अ पोएट पढ़ रहे हैं हम जॉन डन को यहाँ, लेकिन इनकी पोएट्री के अलावा डन वॉज अ प्रोलिफिक राइटर ऑफ सरमन्स। ये एक बेहतरीन राइटर थे उपदेशों के, सरमन्स के और रिलीजियस प्रोज के। हिज सरमन्स आर सेलिब्रेटेड फॉर देयर रिटोरिकल पावर। इनके सरमन्स को आप सेलिब्रेट करते हैं कि बहुत ही रिटोरिकल पावर है उनके अंदर और डेप्थ है, ठीक है, इनसाइट की। नोटेबल वर्क्स इंक्लूड, कुछ नोटेबल इनके सरमन्स हमारे पास हैं। डिवोशंस अपॉन इमर्जेंट ओकेजन्स करके, ये एक सीरीज ऑफ मेडिटेशंस है इलनेस और रिकवरी पर। पर्सनल लाइफ एंड इन्फ्लुएंस। डन्स लाइफ वॉज मार्क्ड बाय ड्रामेटिक कंट्रास्ट। जीवन बड़ा ड्रामेटिक रहा इनका। बॉर्न इनटू अ रोमन कैथोलिक फैमिली, रोमन कैथोलिक परिवार में पैदा हुए ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में उस वक्त धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ही लेटर कन्वर्टेड टू एंजेलिकनिज्म, बाद में एंजेलिकनिज्म में कन्वर्ट कर लिए। इनका जो करियर है इंक्लूडेड बोथ सेक्युलर एंड रिलीजियस रोल्स। स्टार्टिंग में सेक्युलर लिखते थे, बाद में रिलीजियस लिखे। सर्विंग एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी रहे, लेटर एज डीन ऑफ सेंट पॉल्स कैथेड्रल रहे। हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस इंक्लूडिंग हिज क्लैंडस्टाइन मैरिज, इनकी पर्सनल एक्सपीरियंस, इनकी एक रहस्यमय शादी, क्लैंडस्टाइन का मतलब इन्होंने भाग कर शादी की थी भाई एनमोर से। सब्सिक्वेंट प्रोफेशनल सेटबैक्स, कई प्रोफेशनल सेटबैक्स रहे इस शादी के चक्कर में। जो इनके पैट्रॉन थे, तो इनके पैट्रॉन की भतीजी थी एनमोर, थोड़ी सी कहानी बता पाएंगे। तो भतीजी थी उनकी, बिना मर्जी के शादी कर ली, तो उन्होंने हाथ खींच लिया, पैसे देने से मना कर दिया। तो कई प्रोफेशनल सेटबैक्स आए इसके बाद। डीपली इन्फ्लुएंसेस राइटिंग, इन सारे अनुभवों ने इनकी राइटिंग को डीपली इन्फ्लुएंस किया। नोटेबल रचनाओं में द फ्ली है, अ प्लेफुल येट प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन, एक प्लेफुल लेकिन बहुत ही प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन है सेडक्शन का। एंड मिंगलिंग ऑफ लवर्स ब्लड विद इन द बॉडी ऑफ अ फ्ली, इसमें प्रेमियों के खून को एक मक्खी की बॉडी में मिंगल कर देते हैं, पढ़ी होगी आपने ये। वैलेडिक्शन करके एक पोयम है, फॉरबिडिंग मॉर्निंग। मेडिटेशन ऑन द एंड्योरिंग नेचर ऑफ ट्रू लव, इसमें ट्रू लव को बताया है। इवन इन द फेस ऑफ फिजिकल सेपरेशन, कि अगर आप फिजिकल सेपरेट भी हो जाए अपनी प्रेमिका से, तब भी आप ट्रू लव रख सकते हैं उससे। डेथ बी नॉट प्राउड करके एक पोयम है, सोनेट है ये, दैट पर्सोनिफाइज डेथ। इसमें ये डेथ को पर्सोनिफाई करते हैं और अल्टीमेटली डिसमिसेस इट्स पावर, और कहते हैं कि कोई ताकत नहीं है मौत में, इन द फेस ऑफ इटर्नल लाइफ, क्योंकि मौत के बाद एक कभी ना खत्म होने वाला जीवन मिलने वाला है आपको। तो वो डेथ बी नॉट प्राउड। मेडिटेशन 17th, ये डिवोशंस अपॉन इमर्जेंट ओकेजन्स, तो ऊपर हमने आपको बताया, वहाँ से एक पोयम है इनकी। दिस मेडिटेशन इंक्लूड्स द फेमस लाइन, इसी में एक फेमस लाइन है इनकी, नो मैन इज एन आइलैंड, ठीक है, एंड फॉर हुम द बेल टोल्स, ठीक है। ये दो फेमस लाइन इसी पोयम से हैं। और ये इनका फोटो है जॉन डन का। इसके बाद भैया इस दौर के जो बहुत बड़े कवि हैं प्यूरिटन एज के, वो हैं जॉन मिल्टन, ठीक है, रेस्टोरेशन के और इसके।
इसको हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम यहीं छोड़ते हैं।